चुनाव में जनता को लालच देकर जीतने वाले उम्मीदवारों की सदस्यता रद्द की जाए, यह मांग शुक्रवार को राज्यसभा में उठी। भाजपा सांसद ने कांग्रेस पर चुनावों में मतदाताओं को झूठे प्रलोभन देने का आरोप लगाया। उन्होंने मांग की कि चुनाव आयोग को इस पर रोक लगानी चाहिए। इस तरह से जीतने वाले सांसदों की सदस्यता रद्द कर देनी चाहिए। राज्यसभा में शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी के एक सदस्य ने कांग्रेस पर चुनावों में मतदाताओं को झूठे प्रलोभन देने का आरोप लगाया और निर्वाचन आयोग से मांग की कि उसे इस पर रोक लगाने के लिए उपयुक्त कदम उठाने चाहिए। साथ ही कहा कि इस प्रकार से जीत दर्ज करने वाले सांसदों की सदस्यता रद्द कर देनी चाहिए। लोकसभा चुनाव का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा, अब उसे झूठे प्रलोभन की आदत पड़ गई है। जहां कांग्रेस के उम्मीदवार थे, वहां लोगों से यह कहते हुए फॉर्म भरवा लिया गया कि पार्टी के उम्मीदवारों की जीत पर उनके खातों में 8,500 रुपये खटाखट आएंगे। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में महिलाएं, खासकर मुस्लिम महिलाएं, सांसदों और कांग्रेस कार्यालयों में पहुंच रही है और उनसे कह रही है कि पैसे निकालो फटाफट। लेकिन कांग्रेस वाले भाग रहे हैं शटासट। बीजेपी नेता बोंडे ने कहा, मेरा कहना है कि इनका निर्वाचन रद्द करो फटाफट। प्रलोभन देने के बाद जो वोट लेता है वो यह आचार संहिता का उल्लंघन है, इसलिए कार्यवाही होनी चाहिए। मैं मांग करता हूं कि जहां जहां प्रलोभन दिया गया, उनके नेता ही बोल रहे थे कि खातों में रुपये आएंगे खटाखट। मैं चुनाव आयोग से इस संबंध में अपील करता हूं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव के दौरान अपनी जनसभाओं में कहा था कि अगर चुनाव में उनकी पार्टी की जीत हुई तो 1 जुलाई 2024 की सुबह गरीब परिवार की महिलाओं के बैंक खातों में 8,500 रुपये दिए जाएंगे खटाखट। बीजेपी नेता ने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान संविधान बदलने और आरक्षण खत्म कर देने जैसी अफवाहें फैलाई गई, लेकिन अफसोस की बात यह है कि ऐसा करने वाले वही लोग थे जिन्होंने संविधान की मूल भावनाओं को कुचलने का काम किया। दरअसल लोकसभा चुनाव में प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने खटाखट वाला कमेंट किया था, जिसकी खासी चर्चा हो रही है। राहुल गांधी ने पहले दिन से ही सेवाओं की डिलीवरी का वादा करने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया। उन्होंने उस समय कहा खटाखट। राहुल गांधी ने चुनावी रैली में कहा था कि केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही हर माह पैसे दिए जाएंगे। 4 जुलाई को 8,500 रुपये उनके अकाउंट में जाएंगे हर माह की पहली तारीख को। उसके बाद खटाखट अंदर। राहुल गांधी का यही कमेंट चुनाव के दौरान सुर्खियों में रहा। अब जिस तरह से कांग्रेस के प्रदर्शन में सुधार दिखा, उसे लेकर चर्चा का दौर तेज है। कहा यही जा रहा है कि राहुल गांधी का खटाखट वाला दाम चल गया। ऐसा इसलिए क्योंकि कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में 100 का आंकड़ा छूती दिख रही। इससे पहले 2014 में कांग्रेस को चुनाव में 44 सीटें मिली थी, वहीं 2019 में 52 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। इस तरह से कांग्रेस का प्रदर्शन इस बार काफ़ी अच्छा रहा। ऐसे में क्या कहना है आपका, इस पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद। कर्नाटक की राजनीति में एक बार फिर उठापटक की स्थिति बनती नजर आ रही है। विधानसभा चुनाव के बाद से मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के बीच टकराव की स्थिति है। इसकी वजह यह है कि डीके शिवकुमार की नज़र एक बार फिर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की कुर्सी पर है। दूसरी ओर डीके शिवकुमार को चुनौती देने के लिए सिद्धारमैया भी पार्टी में उनके लिए बड़ी मुसीबतें खड़ी करते नजर आ रहे हैं, जिसके चलते कांग्रेस आलाकमान के लिए कर्नाटक एक बार फिर नई चुनौती बन सकता है। इस मामले पर राहुल खड़गे लगातार बैठकें कर रहे हैं। कर्नाटक में कांग्रेस की सत्ता डगमगा रही है। एक और राज्य से कभी भी कांग्रेस का सफाया हो सकता है। सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के बीच तलवारें खींच चुकी है। दोनों नेता एक दूसरे को नीचा दिखाने और एक दूसरे की कुर्सी छीनने के लिए नई तरकीबें या साजिशें रच रहे हैं। दरअसल 203 सीटों वाले कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की बड़ी जीत का सहरा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के सिर बांधा गया था। वे कांग्रेस के अंदर इतने ताकतवर होकर उभरे थे कि तेलंगाना से लेकर हिमाचल तक जब भी कांग्रेस मुसीबत में आई तो डीके शिवकुमार संकट मोचक बनकर खड़े हो गए।
लोकसभा चुनावों में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की चली तो टिकट बंटवारे में डीके का दबदबा भी कोई नकार नहीं सकता। लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव नतीजे कांग्रेस की उम्मीदों पर पानी फेरने वाले रहे, जिससे डीके को विधानसभा चुनाव में वोकालिंगा समुदाय का वोट कांग्रेस को दिलाने का श्रेय मिला। उसी वोकालिंगा क्षेत्र में कांग्रेस बुरी तरह हार गई। डीके शिवकुमार 2024 लोकसभा चुनाव में बड़े बड़े दावे कर रहे थे, लेकिन यहां तक कि डीके अपने भाई डीके सुरेश की भी सीट बेंगलुरु ग्रामीण नहीं बचा सके। दरअसल वोकालिगा समुदाय के विश्व वोकालिगा महास्थानम के प्रमुख स्वामी चंद्रशेखर ने सिद्धारमैया को सीएम की कुर्सी डीके शिवकुमार को देने की सलाह दे डाली। उन्होंने यह बयान कैंपा गोंडा जयंती समारोह में उस समय दिया जब मंच पर शिवकुमार और सिद्धारमैया दोनों मौजूद थे। दूसरी ओर स्वामी निर्मलानंद ने भी डीके शिवकुमार को सीएम बनाने की बात कही। बता दें कि कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार वोकालिगा समुदाय से आते हैं और विधानसभा चुनाव के दौरान मठ की ओर से कांग्रेस को खुले तौर पर समर्थन मिला था और यह भी माना जा रहा है कि ओल्ड मैसूरू इलाके में कांग्रेस को वोट देने की अपील का पार्टी को बड़ा फायदा हुआ था। ऐसे में वोकालिगा समुदाय के संतों द्वारा डीके शिवकुमार को सीएम बनाने की पैरवी करना सिद्धारमैया के लिए चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि समुदाय को कांग्रेस का अहम वर्ग माना जाता है। दूसरी ओर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के करीबी मंत्रियों ने डीके शिवकुमार को झटका देने की कोशिश में बड़ा बयान दिया है। सिद्धारमैया के समर्थक मंत्रियों में के.एन. राजन्ना, बीजेड जमीर अहमद खान और सतीश जरकीहोली ने 3 डिप्टी सीएम पद की मांग की है। माना जा रहा है कि यह इसलिए किया गया है जिससे डीके शिवकुमार की राजनीतिक पावर को कम किया जा सके और वे सिद्धारमैया को चुनौती न दे सके। क्या कहना है आपका इस पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद। अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। राज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। राज एवेन्यू कोर्ट को दी गई न्यायिक हिरासत की मांग वाली अर्जी में सीबीआई ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और जानबूझकर सवालों को सीधे जवाब देने से बच रहे हैं। सीबीआई का कहना है कि केजरीवाल प्रमुख राजनीतिक व्यक्ति हैं, जांच को प्रभावित कर सकते हैं। सीबीआई ने कहा कि केजरीवाल यह भी नहीं बता सके कि कोरोना की दूसरी लहर चल रही थी, उस वक्त कैबिनेट में शराब पॉलिसी में बदलाव करने की क्या जरूरत थी। जांच एजेंसी ने कहा कि शराब नीति को लागू करने में इतनी जल्दबाजी क्यों की थी। सीबीआई ने बताया कि साउथ लॉबी से जुड़े केस के आरोपी दिल्ली में ठहरे हुए थे, सीएम केजरीवाल के करीबी विजय नायर के संपर्क में थे। एजेंसी ने आरोप लगाया कि पूछताछ के दौरान अरविंद केजरीवाल शराब कारोबारियों से उनके करीबी विजय नायर की कई मीटिंग, करोड़ों रुपए की रिश्वत मांगने, गोवा चुनाव में रिश्वत में आए करीब 44.5 करोड़ रुपए के इस्तेमाल, मंगूटा श्रीनिवासन रेड्डी, अर्जुन पांडे और मुत्था गौतम से मीटिंग की वजह जैसे तमाम सवालों का जवाब देने से बचते रहे। सीबीआई ने कहा कि मुख्यमंत्री केजरीवाल पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं, ऐसे में उनकी रिमांड की जरूरत नहीं है। जांच एजेंसी ने कहा कि ऐसे में केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया जाए। बता दें कि अरविंद केजरीवाल के साथ ही पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को भी आरोपी बनाया गया है। संजय सिंह फिलहाल जमानत पर जेल से बाहर हैं, जबकि मनीष सिसोदिया पिछले 1 साल से ही जेल में हैं। सीबीआई का कहना है कि अरविंद केजरीवाल विभिन्न हितधारकों के साथ नायर और नायर की बैठकों के संबंध में पूछे गए सवालों से भी बच रहे हैं। बता दें कि इससे पहले ईडी ने शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हिरासत में लिया था। ईडी ने भी केजरीवाल पर पूछताछ में सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया था। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 26 जून को सुबह गिरफ्तार किया था। दोपहर में राज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया और शाम को सीबीआई ने 5 दिन की रिमांड की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने 3 दिन का रिमांड मंजूर किया था। अब 29 जून को रिमांड खत्म होते ही उन्हें फिर से कोर्ट में पेश किया गया था। शनिवार को पेशी के दौरान अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी कोर्ट पहुंच गईं। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शराब नीति घोटाले में 100 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसे हुए हैं। उन्हें 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था।
इसके बाद से ही उन्हें तिहाड़ जेल में रखा गया है। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल को 20 जून को ट्रायल कोर्ट ने जमानत दे दी थी, जिसके बाद ईडी ने निचली अदालत के फैसले पर दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसके बाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी थी। महाराष्ट्र में अगर एनडीए सरकार सत्ता में आती है तो इसका मुख्यमंत्री कौन होगा, इस सवाल का जवाब अभी तक एनडीए के नेताओं या उनके दलों की तरफ से नहीं मिला है। यह एक ऐसा सवाल है जिसको महाराष्ट्र की जनता भी जानना चाहती है। हालांकि शरद पवार ने उद्धव ठाकरे के एनडीए का सीएम चेहरा मानने से इनकार कर दिया है। शरद पवार के इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में कई तरह की चर्चाएं हैं। चर्चा यह भी है कि क्या आखिर एनडीए कुनबा बिखर जाएगा। महाराष्ट्र में विपक्ष के महाविकास अघाड़ी गठबंधन एनडीए में शामिल कांग्रेस, उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना और एनसीपी शरद पवार गुट ने भले ही लोकसभा चुनाव के बाद अब विधानसभा भी साथ मिलकर लड़ने का ऐलान किया, मगर उनके बीच में अभी से खटपट की खबरें सामने आने लगी है। तीनों पार्टियों के बीच अब चुनाव में सीएम पद के चेहरे को लेकर एक राय नहीं बन पा रही है। एनसीपी शरद चंद्र पवार अध्यक्ष शरद पवार ने शिवसेना यूबीटी उद्धव ठाकरे को विधानसभा चुनावों के लिए मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करने से इनकार कर दिया। इससे पहले कांग्रेस ने भी इस बारे में किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया देने से मना कर दिया था। महाविकास अघाड़ी गठबंधन की इन दोनों सहयोगी पार्टियों का बयान ऐसे समय में आया है जब हाल ही में शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करने की वकालत करते हुए कहा था कि बिना मुख्यमंत्री चेहरे के चुनाव में उतरना खतरनाक साबित हो सकता है। राउत ने कहा कि मुख्यमंत्री के रूप में उद्धव ने अच्छा काम किया था और तभी लोकसभा चुनाव में हम पर लोगों ने भरोसा जताया। वहीं एनसीपी शरद पवार गुट के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के नाम के बजाय सत्ता वापसी पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आपको बता दें कि हाल ही में विधानसभा चुनाव के लिए सीट को लेकर भी एनडीए के दल विरोधाभासी बयान देते आए थे। शरद पवार ने एक बैठक के दौरान कहा था कि लोकसभा चुनाव में तो हमने कम सीटों पर समझौता कर लिया, मगर अब बात बराबरी की होगी। इस दौरान उन्होंने विधानसभा की 288 सीटों में 100 सीटों पर दावेदारी की बात की। वहीं संजय राउत का कहना है कि अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर कोई बात नहीं हुई है, इसलिए अभी से यह नहीं कहा जा सकता कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा। एनसीपी एसपी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने बुधवार को कहा कि एनडीए के घटक दलों को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के नाम की घोषणा करने से बचना चाहिए और इसके बजाय सत्ता में वापसी पर फोकस करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि एनडीए के किसी भी सहयोगी को एक तरफा यह घोषणा नहीं करनी चाहिए कि वह कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहा है, क्योंकि आगामी चुनावों में जीत की संभावना ही एकमात्र मानदंड होगी। बता दें कि इस साल लोकसभा चुनावों से पहले उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना यूबीटी ने राज्य की कुल 48 सीटों में से 21 के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की थी। उसके बाद कांग्रेस ने इस फैसले की कड़ी आलोचना की थी और कहा था कि एनडीए के हर घटक को गठबंधन धर्म का पालन करना चाहिए। ऐसे में क्या कहना है आपका, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। आखिरकार राहुल गांधी ने प्रतिपक्ष के नेता पद की जिम्मेदारी संभाल ली। सभी तरह के कयासबाजियों पर विराम लगा दिया। कांग्रेस ने विपक्ष को भी मैसेज दे दिया है कि राहुल ही नेता है। राहुल के नेतृत्व को लेकर यूपीए के भीतर कई बार विरोध के सवाल उठे थे। टीएमसी नेत्री ममता बनर्जी ने खुद विरोध किया था, लेकिन अब बदले हालात में टीएमसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन स्पीकर के चुनाव के फैसले में झटका जरूर दिया। राहुल के पहली बार जिम्मेदारी संभालने के बाद यह संदेश भी चला गया है कि इंडी गठबंधन की मुखिया भले ही मल्लिकार्जुन खड़गे हो, लेकिन फैसले राहुल के ही चलेंगे। 18वीं लोकसभा की शुरुआती हफ्तों में फिलहाल राहुल गांधी ही विपक्ष के नेता के रूप में फैसले करते दिखाई भी दिए। हालांकि लोकसभा के अध्यक्ष पद के चुनाव पर उनके फैसले को लेकर सवाल जरूर उठे हैं। उनका यह फैसला अति उत्साह में लिया गया माना जा रहा है। इस फैसले के चलते इंडी गठबंधन में मतभेद भी दिखे। टीएमसी ने अपनी नाराजगी जता वोटिंग की खिलाफत कर अपनी ताकत का एहसास भी कराया। टीएमसी के दखल के चलते ओम बिरला ध्वनि मत से स्पीकर चुने गए।
सूत्रों का कहना है कि टीएमसी आम सहमति चाहती थी, लेकिन राहुल ने के सुरेश को उतारने का एक तरफा फैसला ले लिया। राहुल के लिए आगे भी टीएमसी को साधना बड़ी चुनौती होगी। यही नहीं, राहुल गांधी के लिए अपने मुद्दों पर टीएमसी के साथ उद्धव ठाकरे की शिवसेना हर समय राजी रखना भी आसान नहीं होगा। यूं भी राहुल के सामने अब पहली चुनौती महाराष्ट्र में ठाकरे को सीट शेयरिंग के लिए राजी करने की आने वाली है। 3 माह बाद महाराष्ट्र के साथ हरियाणा, झारखंड के भी चुनाव है। एक चर्चा यह भी है कि बिहार के चुनाव भी इसी साल हो सकते हैं। राहुल गांधी की बड़ी परीक्षा इन्हीं राज्यों के चुनावों में ही होनी है। बाकी राज्यों में गठबंधन को लेकर कोई परेशानी नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र में गठबंधन के साथ सीट बंटवारा आसान नहीं रहने वाला है। समझा जा रहा है कि राहुल गांधी ने 18वीं लोकसभा में संविधान और नीट को बड़ा मुद्दा चुनाव वाले राज्यों को ध्यान में रखकर ही बनाया है। हालांकि सरकार ने आपातकाल को आगे कर कहीं ना कहीं कांग्रेस को परेशानी में डाला है, लेकिन कांग्रेस अभी संविधान के मुद्दे को छोड़ेगी लगता नहीं है। हालांकि राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान कांग्रेस के नेताओं के अभिभाषण से आगे की राजनीति का पता चलेगा, लेकिन इतना तय है कि कांग्रेस ने संविधान को लेकर सरकार पर हमला बोला तो फिर आपातकाल को लेकर सरकार जवाब देने में पीछे नहीं हटेगी। राहुल और विपक्ष की रणनीति से ऐसा लगा कि संविधान की आड़ में आरक्षण की राजनीति को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि कांग्रेस और विपक्ष को हिंदी बेल्ट में जो भी सीट मिली है उसमें आरक्षण और जाति की राजनीति ने काम किया, लेकिन कांग्रेस और विपक्ष को यह भी देखना होगा कि आरक्षण के साथ साथ बीजेपी की गलत रणनीति और भीतरघात की वजह से उन्हें जीतने का मौका मिला। खासतौर पर राजस्थान और उत्तर प्रदेश में भाजपा की हार की बड़ी वजह भीतरघात भी सामने आई है। इन दोनों राज्यों के चुनाव परिणामों ने जहां भाजपा को बहुमत से रोका, वहीं कांग्रेस के गठबंधन को ताकत दी। क्या कहना है आपका इस पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।